हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किए हैं। दिस आर द इंडक्टिव इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, देन रेजोनेंस एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन। वो सभी जो इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, उसके आगे यहाँ पे एप्लीकेशंस आने वाले हैं, इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको वो सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने जो देखी थी, उसके एप्लीकेशन जो देखे थे, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, हम आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। दैट्स व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। दो तरह का बॉन्ड फ्यूजन होता है, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, कौन से कंपाउंड में हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा, ये आज ही के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ फ्यूजन और व्हाट इज अ बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? सो पहले आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड दो एटम के बीच में जो बना हुआ होता है, वो किससे बना होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो एटम्स है, मान लो ए एटम से और बी एटम से, दोनों के बीच में बॉन्ड है। दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज दी कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ए का एक एटम हो जाएगा, एक किसका एटम हो जाएगा? बी का एटम हो जाएगा। दोनों दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज दी कोवैलेंट बॉन्ड। इससे पहले आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हम देखने वाले हैं कि दैट इज द बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कि बॉन्ड फ्यूजन बोले तो क्या होता है? बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है दैट इज द ब्रेकिंग। क्या होता है? ब्रेकिंग, या फिर हम क्लीवेज बोल सकते हैं। यहाँ पे दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, मैं स्ट्रिक्टली मेंशन कर रहा हूं, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज विच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी अलग टाइप का बॉन्ड यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली बॉन्ड डिस्कस किया जा रहा है, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज दी कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ब्रेकिंग होगा किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो ब्रेकिंग को ही क्या बोला जाता है? फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकिंग, FISSION व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। और एक होता है फ्यूजन, दैट इज FUSION। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे फ्यूजन है, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। कौन से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा या क्लीवेज होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्लीवेज हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मान लीजिए आप कि दो एटम्स है, एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है? यहाँ पे बी है। इस दो एटम के बीच में बॉन्ड है, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। और दैट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, दैट्स कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है, इसको क्या बोला जाएगा? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे देख लिया, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिख रही है आपको, ये दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का अगर ब्रेक होगा तो किस तरीके से बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है? यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है कि किस तरीके से, 3 वे से यहाँ पे बॉन्ड का क्या हो सकता है? ब्रेकिंग हो सकता है। मान लो पहला ब्रेकिंग क्या होगा? अगर हम बोलेंगे, अगर बी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट होगी टूवर्ड बी। अगर बी की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यही तो बात होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयर अगर बी की तरफ शिफ्ट हुई तो बी के पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा। हम एग्जांपल भी कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से चार्ज स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो जाए टूवर्ड ए की तरफ अगर शिफ्ट हो गया तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। व्हाइल बी पे कौन सा चार्ज आएगा? फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर शिफ्ट होगी, टूवर्ड ए शिफ्ट होगी या टूवर्ड बी शिफ्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर मान लो तीसरी केस में क्या हो गया, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, दोनों की इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो पावर है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा। मतलब ए अपना एक इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेगा। तब क्या होगा? ये केसेस में ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बी के ऊपर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आपको बातें समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आ जाता है तो इस तरीके से चार्ज स्पीसीज फॉर्म होगी। अगर दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाली है? चार्ज स्पीसीज। क्या बोलोगे उसको? चार्ज स्पीसीज। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है या सेम है तो यहाँ पे जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो चार्ज स्पीसीज नहीं होगी। दैट स्पीसीज विच इज कॉल्ड एज द रेडिकल। विच रेडिकल? दैट इज द फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको?
फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन वे से, तीन तरीके से यहाँ पे दो तरीके से तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 स्पीसीज फॉर्म होगी और एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। तो इसी को बोला जाता है बॉन्ड का फिजन, दैट बॉन्ड फिजन विच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड फिजन और द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन के दो टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बॉन्ड का ब्रेकिंग करके बताया किस वजह से हो सकता है बॉन्ड का। तो यहाँ पे दो टाइप का बॉन्ड फिजन हो सकता है। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड फिजन? नंबर 1, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड फिजन। नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज द होमोलिटिक फिजन। कौन सा फिजन बोलोगे आप? होमोलिटिक फिजन। और दूसरा जो फिजन होगा दैट फिजन विच इज कॉल्ड एज द हेटेरोलिटिक फिजन। तो यहाँ पे दो तरीके से बॉन्ड का फिजन हो सकता है। पहला होगा होमोलिटिक फिजन, दूसरा क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन। तो देखिए अब यहाँ पे कि ये जो बॉन्ड का जो फिजन है ये किस पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स बॉन्ड फिजन, यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज दिस बॉन्ड फिजन इज डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंपाउंड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ कंपाउंड। वो कंपाउंड किस टाइप का नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा होगा दैट इज द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे? अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? तीसरा है कि उस रिएक्शन में हमने कंडीशंस कौन सी ली है, तो उसको बोला जाएगा दैट इज द रिएक्शन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से, दो वे से बॉन्ड का फिजन होगा। एक होगा होमोलिटिक फिजन, देखेंगे हम क्या होता है होमोलिटिक फिजन, और एक होगा हेटेरोलिटिक फिजन। और ये होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन जो है ये डिपेंड करेंगे, जो कि बॉन्ड का फिजन है वो डिपेंड करेंगे, एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंपाउंड, दूसरा है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग जो रिएजेंट देखेंगे कौन कौन से होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, उन अटैकिंग रिएजेंट पे भी यहाँ पे बॉन्ड का फिजन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशंस कौन सी होगी वहां पे? एसिड हो गए, बेसिस हो गए, पेरोक्साइड हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, या फिर कौन सी कंडीशंस होगी वहां पे, उसे बोला जाता है रिएक्शन कंडीशन। तो देखिए सबसे पहला जो फिजन है दैट फिजन विच इज कॉल्ड एज दी होमोलिटिक फिजन एंड सेकंड विच इज कॉल्ड एज दी हेटेरोलिटिक फिजन। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। और फिजन का मतलब क्या होगा? लिटिक। मतलब यहाँ पे फिजन का मतलब होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले होमोलिटिक फिजन देखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोलिटिक फिजन। तो देखिए क्या होगा होमोलिटिक फिजन। यहाँ पे देखिए इट इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कैसी ब्रेकिंग है? दैट इज सिमेट्रिकल, फोकस करना, दैट इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। विच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, लेकिन कैसी होगी? सिमेट्रिकल। कैसी होगी? इट इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड takes place in such way that each of separating species, which species? separating species। अब मुझे बताइए अगर बॉन्ड का क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। सेपरेटिंग स्पीसीज, अगर बॉन्ड का क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। तो जिस दो एटम के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो दो एटम बॉन्ड टूटने के बाद में क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये सेपरेट हो गया, ये ए और बी सेपरेट हो गए, यहाँ पे भी ए और बी सेपरेट हो गए, यहाँ पे भी तीसरी कंडीशन में भी क्या हो गए? ए और बी क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो बॉन्ड टूटने के बाद में तो दो दिन के बीच में जो दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था अब वो फोर्स खत्म हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज अ नो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो वही बोल रहे हैं हम कि जो सेपरेटिंग स्पीसीज है आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सो दैट इज टेक्स प्लेस इन सच वे दैट ईच ऑफ सेपरेटिंग स्पीसीज retain how many electron? 1 electron। ये बात ध्यान रखना, how many electron? 1 electron of a shared pair। shared pair में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन थे। सो दैट इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 electron of shared pair, that is retain 1 electron of shared pair toward itself। एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं मान लो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, दैट बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनेगा। अगर होमोलिटिक फिजन अगर होता है तो ए एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे नाइंसाफी हुई है क्या? नहीं है,
ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऐसे ब्रेकिंग को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग को भी क्या बोला जाता है? होमोलिटिक फिजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे देखिए आप, जिस तरीके से मेरे पास में ए है और दोनों के बीच में बॉन्ड है, दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूट गया, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो गई। ए अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस बी के ऊपर भी इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये स्पीशीज हम पहले ही देख चुके कि ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्री रेडिकल। समझिए बात को कि दैट स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज दी फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिजन से हमको एक बात समझ में आ गई कि होमोलिटिक फिजन से क्या जनरेट हो गए? फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, H और H के बीच में बॉन्ड है, दोनों सेम एटम है, और दोनों सेम एटम हो गए तो दोनों के एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तभी तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। अगर एक दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन बराबर खींचेंगे। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो वहां पे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं होगी, वहां पे तो नाइंसाफी होगी, वहां पे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। उसी को बोलते हैं दैट इज हेटेरोटिक फिजन। हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे दो जो हाइड्रोजन एटम है वो दोनों सेम एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। दोनों अब खुद का अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? रिटेन करेंगे। देखो, पहला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन करेगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से यहाँ पे H पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे H पे भी क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी जो स्पीसीज जनरेट हुई है इसको क्या बोला जाएगा? फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे आप इसको? फ्री रेडिकल। ठीक है, देखिए आप फोकस के लिए ध्यान रखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही जरूरी है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। तो आपको बातें समझ में आना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स कब फॉर्म होंगे और चार्ज स्पीसीज कब फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Cl बॉन्ड, Cl ये दो एटम्स है जो कि बॉन्ड से जुड़े हुए बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? फिजन होगा। दैट फिजन व्हिच इज कॉल्ड एज दी होमोलिटिक फिजन। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे भी जो स्पीशीज फॉर्म हुई है दैट स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज दी फ्री रेडिकल। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो सेपरेटिंग स्पीसीज है वो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन अगर रिटेन करती है तो जब वो जो फिजन होता है उसे क्या बोलते हो आप? होमोलिटिक फिजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू सिमिलर एटम और सेम एटम और हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है आपको कि ये ऐसे दो एटम के बीच में टेक्स प्लेस होगा होमोलिटिक फिजन कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इट इज जनरली takes place in between two atoms of nearly क्या बोलोगे आप? नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं होगा। इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन बिटवीन दी एटम्स और टू सिमिलर एटम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, नियरली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तब भी क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। दूसरी बात समझिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए यहाँ पे चार स्पीसीज फॉर्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है। चार स्पीसीज नहीं फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये पोलर है या नॉन पोलर है? आयंस नहीं फॉर्म कर रहे, पोल्स नहीं फॉर्म कर रहे आफ्टर द ब्रेकिंग। इसका क्या मतलब है? पोलर मॉलिक्यूल कब हो जाता है? जब दो एटम के बीच में क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए, तब आपको पता है कि दैट इज 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप या फिर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ जाए उतना हो तो उसमें क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल जो जिस मॉलिक्यूल में होमोलिटिक फिजन होगा वो कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। देखिए ना आप यहाँ पे चार स्पीसीज कहाँ फॉर्म हो रही है? चार स्पीसीज नहीं है तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये कौन से मॉलिक्यूल है? दैट इज पोलर और नॉन पोलर। दिस आर द नॉन पोलर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज हेटेरोलिटिक फिजन नहीं, होमोलिटिक फिजन। फिजन इज फेवर्ड बाय कौन फेवर्ड करेंगे? इज फेवर्ड बाय दैट इज द नॉन पोलर कंपाउंड। विच कंपाउंड?
नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड ही क्या करेंगे, इसको फेवर्ड करेंगे, पोलर कंपाउंड इसको फेवर्ड नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज टेक्स प्लेस, ये किसके प्रेजेंस में होगा, इट इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इट इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, विच लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर रेडिएशन बोल सकते हो आप, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर रेडिएशन, या फिर किसके प्रेजेंस में होगा, परोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, या फिर किसके प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में होगा, हीट परोक्साइड, या फिर अपन अदर कैटालिस्ट भी ले सकते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है हम देखेंगे आगे, दैट इज अ कैटालिस्ट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, या फिर किसके प्रेजेंस में हो सकता है, एसिड और बेसिस। तो ये कुछ बातें हैं होमोलिटिक फिजन के बारे में, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है कोवैलेंट बॉन्ड का इन सच वे दैट ईच ऑफ सेपरेटिंग स्पीसीज, जो सेपरेटिंग स्पीसीज है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी अपना, और फॉर्म करेगी फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म करेगी, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगी। और वो जो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज होमोलिटिक फिजन, इट इज टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज। और या फिर जो फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहे हैं वो कौन से स्टेट में लिख लेंगे अपन यहाँ पे, गैसियस स्टेट में। हम ये जो फ्री रेडिकल जो पढ़ रहे हैं अभी, इसके डिटेल में देखने वाले हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको बातें समझ में आ रही है कि ये जो है, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे जो बन रहे हैं, इनको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम पूरी खानदान देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप कि ये जो फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुए हैं, ये कौन से स्टेट में फॉर्म होते हैं, गैसियस स्टेट में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो फिजन आता है, दैट फिजन व्हिच इज कॉल्ड एज द हेटेरोलिटिक फिजन, हम अभी डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट फिजन इज हेटेरोलिटिक फिजन। अब देखिए होमोलिटिक फिजन डिस्कस किया हमने, अब हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है। होमोलिटिक फिजन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है। तो हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। किसका होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का ही होगा, ठीक है। सो दैट इज द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच वे दैट वन ऑफ द सेपरेटिंग स्पीसीज, देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पे ईच सेपरेटिंग स्पीसीज बोले थे हमने, यहाँ पे क्या बोले थे अपने, वन ऑफ द सेपरेटिंग स्पीसीज दैट इज कौन सी सेपरेटिंग स्पीसीज लिखी, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज रिटेन अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी की पूरी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। कौन, जो स्पीसीज कौन सी होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड अगर इस तरीके से, यहाँ पे दो तरीके से फिजन हो सकता है, मतलब दो तरीके से ब्रेकिंग हो सकता है। अगर मैं बोल दूं ए बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन में हमने बोला है कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हो जाएगा, A अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चली जाएगी किसकी तरफ, B की तरफ। यहाँ पे क्या हो रही है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। यहाँ पे जिसकी ताकत ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी सिचुएशन में देखिए हमने क्या बोला है कि A ने अगर इलेक्ट्रॉन रिटेन कर दिए बोथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखो यहाँ पे देखिए कि हेटेरोलिटिक फिजन में क्या फॉर्म हुई है, यहाँ पे चार स्पीसीज की फॉर्म हुई है। इन हेटेरोलिटिक स्पीसीज में क्या फॉर्म हुई है, यहाँ पे चार स्पीसीज, या फिर बोलेंगे आप आयनिक स्पीसीज बोलेंगे। देखिए ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे नेगेटिव चार्ज, या ए पे नेगेटिव चार्ज या फिर बी पे पॉजिटिव चार्ज। ये कब होगा, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दो एटम के बीच में, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगा और फिजन होगा वो कहलाया जाएगा हेटेरोलिटिक फिजन। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो हेटेरोलिटिक फिजन्स है, हेटेरोलिटिक फिजन ये कौन से कंपाउंड फेवर करते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन इज फेवर्ड बाय, हमने जिस तरीके से देखा था कि होमोलिटिक फिजन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, दैट्स कंपाउंड दैट्स फेवर्ड बाय और ऑकर इन व्हिच कंपाउंड, इट इज ऑकर इन
It is occurred in which, that is the heterolytic fission is occurred in which compound? Polar covalent compound. पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में ही होगा ये। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि इस फिजन में क्या फॉर्म हो रहे हैं? 4 स्पीसीज फॉर्म हो रही है। होमोलिटिक फिजन में क्या फॉर्म हुए थे? दैट इज द फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे। इन दिस फिजन दैट इज द 4 स्पीसीज इज फॉर्म। इन दिस फिजन 4 स्पीसीज, और द विच स्पीसीज बोलोगे आप? आयोनिक स्पीसीज इज फॉर्म। आयोनिक स्पीसीज क्या होगी? यहाँ पे फॉर्म होगी। और ये किसके प्रेजेंस में हो सकता है? इट इज टेक्स प्लेस, ये बात ध्यान में रखना। इट इज टेक्स प्लेस, और इट इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, जिस तरीके से हमने बोला था कि होमोलिटिक फिजन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, हीट, पेरोक्साइड, एंजाइम, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। सो उसी तरीके से हेटेरोलिटिक फिजन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर कंपाउंड, या फिर बोला जाएगा पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं वाटर इज ऑल्सो पोलर के अलावा, वाटर के अलावा और क्या ले सकते हैं? अल्कोहल ले सकते हैं अपन, और एसिड बेसिस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एसिड और बेसिस। इसके प्रेजेंस में जो फिजन होगा, दैट फिजन विच इज कॉल्ड एज द हेटेरोलिटिक फिजन। और जो होमोलिटिक फिजन होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड का ही होता है। हमने बोला है कि वहां पे हमको कैटलिस्ट लग सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, हीट, पेरोक्साइड, एंजाइम एक्सेट्रा इस्तेमाल होते हैं फिजन को, वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आपको पता ही है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी, और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो एनर्जी कहां से आएगी? तो हमने देखा है अल्ट्रावायलेट लाइट, हीट, पेरोक्साइड, रेडिएशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोलर कंपाउंड का ही ब्रेक, पोलर कंपाउंड का हेटेरोलिटिक फिजन होता है जनरली, और वो पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट ही रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि वाटर है, पोलर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल है, आल्सो पोलर है, एसिड बेसिस ये भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हेटेरोलिटिक फिजन में जैसे कि मान लिए हम बोलेंगे यहाँ पे इट इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। हमने क्या बोला था वहां पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। कौन से फिजन में? दैट इज द होमोलिटिक फिजन में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए, तभी तो हेटेरोलिटिक फिजन होगा। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन नहीं होगा। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड जिसको CH3 बॉन्ड Cl, इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में आप देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं, और यही कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? Cl। आपको पता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? Cl की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड Cl। तो कैसा होगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H3C, इस पे आएगा कौन सा चार्ज? कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। देखो होमोलिटिक फिजन हुआ है, हेटेरोलिटिक फिजन हुआ। हेटेरोलिटिक फिजन, एक एटम ने क्या कर दिया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ली, तो इसको बोला जाएगा हेटेरोलिटिक फिजन। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि इसको क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन। आपको बातें समझ में आ रही है कि कार्बोकैटायन कब फॉर्म होगा? इट इज अ कार्बोकैटायन, इट इज फॉर्म व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द एटम्स ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कार्बन जब ऐसे एटम से जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन की पेयर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बिका दैट इज गरीब हो जाएगा बेचारा। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। हमने ये भी देखा है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू those atom having electronegativity is higher than that of the carbon. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आता है when it is connected to the atoms of lowest electronegativity। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए अब मेरे पास में एक कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड H। इस तरीके से देखिए 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो कार्बन है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? कार्बन की है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड दिस कार्बन। अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज CH3 बॉन्ड C। ऊपर ऐसा लिख देता हूं, दैट इज CH2, और ये कार्बन पे आने वाला है विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयर कार्बन ने रिटेन की है, और H पे कौन सा चार्ज आएगा? दैट इज द
नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो किसने खींच लिए, कार्बन ने खींच लिए। तो ऐसी स्पीशीज जिसपे कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, उसको बोला जाता है कार्बो अनायन। क्या बोलते हैं उसको, कार्बो अनायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बो अनायन। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि कार्बो अनायन और कार्बोकैटायन कौन से फिजन से प्रोड्यूस हो गए, हेटेरोलिटिक फिजन से प्रोड्यूस हो गए। और फ्री रेडिकल कौन से फिजन से प्रोड्यूस हो गए, दैट इज द होमोलिटिक फिजन से। तो ये होता है होमोलिटिक फिजन, और दूसरा हमने देखा है हेटेरोलिटिक फिजन। तो आपको बातें समझ में आ गई कि होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, और हेटेरोलिटिक फिजन से कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, मतलब 4 स्पीशीज फॉर्म होगी। और ये तीनों के तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, कि ऐसी स्पीशीज जिसका जो लाइफ स्पैन होता है वेरी शॉर्ट होता है, दैट इज शॉर्ट लिव स्पीशीज। अब इनका जो लाइफ स्पैन होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड, और उससे भी कम होता है, जो कि मतलब ज्यादातर अनस्टेबल होती है, लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ कुछ स्पीशीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिखाई भी नहीं देती, या तो फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी डिटेक्ट नहीं की जाती है। इसके आगे वाले लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वही रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा फ्री रेडिकल, जो कि होमोलिटिक फिजन से फॉर्म होता है। दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, जो कि हेटेरोलिटिक फिजन से प्रोड्यूस होता है। देन आता है कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या होते हैं, दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट समझना बहुत जरूरी है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है आपको, तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट आना चाहिए। मैं एक एक बात आपको समझा के दूंगा, आपको बातें समझ में आएगी, थोड़ा फोकस या अटेंटिव रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। हो गया।